तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रथम आंग्लेय मराठा युद्ध। जी हाँ, पहला अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा कि जो आंग्लेय मराठा युद्ध जो प्रथम है, अगर उसके समय काल की हम बात करें तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। अगर 1775 ईस्वी की बात की जाए तो हमें समझना होगा कि उस समय के अंदर भारत के अंदर क्या स्थिति थी, अंग्रेजों की और मराठाओं की। तो देखिए, ये इंडिया का मैप है। अब आपको मैं बताता हूँ कि 1775 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था प्लासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में। और आप सब लोग जानते हैं कि ये जो दोनों युद्ध थे ये किससे संबंधित थे। ये जो क्षेत्र आप यहाँ देख रहे हैं बंगाल से संबंधित थे। जो प्लासी का युद्ध है, देखिए वो 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। इस युद्ध से क्या हुआ था 1757 के प्लासी के युद्ध से, कि भारत के अंदर देखिए जो बंगाल क्षेत्र है वहाँ पर अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व कायम होना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद 1764 ईस्वी के अंदर जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद पूरी तरह से बंगाल के अंदर अंग्रेज जो है अपना पूरा प्रभुत्व जमा चुके हैं। उसके अलावा देखिए, जब हमने पढ़ा था अंग्रेजों के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्षेत्र है मद्रास का, यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी है। ठीक है, उसके अलावा बंगाल के अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई। उसके अलावा एक और बताया था कि मुंबई के अंदर इन्होंने क्या बनाया था, मुंबई प्रेसिडेंसी बनाई थी। तो इन्हीं तीनों केंद्रों के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर अपना प्रभुत्व जमाने का पूरा पूरा प्रयास यहाँ से किया था। इन्होंने ये तीन मजबूत स्तंभ बना लिए थे और उसी के चलते क्या हुआ था कि भारत जो है वो अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में कैद हो गया था। तो ये तो अंग्रेजों की स्थिति हो गई उस समय तक। उसके अलावा देखिए भारत के अंदर क्या स्थिति है। ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था ये किनका था, मराठाओं का क्षेत्र था। तो यहाँ पर मराठा थे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नीचे जो मैसूर है, ये मैसूर हो गया, जहाँ पर कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। तो ये उनका क्षेत्र हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर थे निजाम। ये आप सब लोगों को मैंने बार बार बताया है कि 1707 ईस्वी में जब देखिए मुगल बादशाह, जो शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ये जो भी क्षेत्र थे इन्होंने स्वायत्त होना प्रारंभ कर दिया था। तो उसी उसी का ही नतीजा था कि देखिए ये मैसूर राज्य अलग बन गया, ये जो निजाम थे ये अलग हो गए। उसके अलावा मराठा तो उसी के काल से ही थे, मुगल काल से ही। तो इन्होंने क्या किया औरंगजेब के मरने के बाद, कि बुरी तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सिख हो गए उस समय काल के अंदर। जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर राजपूत हैं, ठीक है, जाट वगैरह हो गए। तो ये भारत की उस समय काल के अंदर स्थिति है। तो अब आप समझ गए कि 1775 ईस्वी तक भारत के अंदर क्या स्थिति है, कौन कौन सी सत्ता कहाँ पर अपना अधिकार जमाए हुए है। तो देखिए अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना पूरा तरह से अधिकार कर लिया है। ठीक है, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो बंगाल के अंदर जो अंग्रेजी सत्ता है वो पूरी तरह से कायम हो गई। और देखिए उन्होंने क्या किया था बक्सर के युद्ध में, मैंने आपको बताया था कि जो शाह आलम द्वितीय है उसने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो उसके बाद जो शाह आलम है केंद्रीय सत्ता दिल्ली के अंदर, तो उसको भी जो अंग्रेजी सत्ता है उसने क्या किया था, पेंशन पर रखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इनडायरेक्टली जो अंग्रेज है उनका शासन बंगाल से लेकर कहाँ तक फैल गया है, दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये देखिए जो अंग्रेज है उनके लिए अभी इस समय काल के अंदर 1775 ईस्वी तक जो सबसे बड़ा खतरा है वो कौन है, मराठा है। मराठा क्योंकि बहुत अधिक शक्तिशाली थे और तेजी से क्या कर रहे थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो यही कारण था इनका युद्ध की उनके साथ हुआ, मराठाओं के साथ अंग्रेजों का। इसके अलावा देखिए जो अंग्रेज है इस समय काल तक जो मैसूर है यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं हैदर अली के साथ। यानी कि अगर बात करें 1775 ईस्वी की, तो इससे पहले देखिए 1759 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी से लेकर 59 ईस्वी तक जो है मैसूर के साथ भी अंग्रेज पहला यानी कि एक युद्ध लड़ चुके हैं, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं,
प्रथम आंग्लीय मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आप स्थिति समझे, देखिए कि हम बात कर रहे हैं 1775 की, तो ये आप समझ गए कि बंगाल के अंदर किसका शासन हो चुका है, अंग्रेज पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। उसके अलावा देखिए जो अभी मैंने आपको टाइमलाइन बताई है 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक, तो इस समय तक क्या है, यहाँ पर जो मैसूर है उसके साथ अंग्रेज एक युद्ध अपना लड़ चुके हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में कौन है, मराठा है। तो मराठा भी देखिए अपने साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ पर आक्रमण कर चुके हैं एक बार, कब, 1771 ईस्वी के अंदर। ठीक है, जबकि अगर बात करें हम जो ये प्रथम आंग्लीय मैसूर युद्ध है, तो इस युद्ध के अंदर जो अंग्रेज है उन्होंने मराठाओं और निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर आक्रमण किया था। लेकिन मैसूर का जो शासक था हैदर अली, उसने बड़ी ही कूटनीति से क्या किया था कि ये जो मराठा हैं और निजाम है इनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो मिलाने के बाद इन्होंने क्या किया था, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को वहाँ से पराजित कर दिया था। यानी कि जो प्रथम आंग्लीय मैसूर युद्ध है उसके अंदर अंग्रेज पराजित हो गए थे। तो ये भी एक नतीजा था कि देखिए जो मराठा हैं उन्होंने क्या किया कि मैसूर का साथ दिया था। तो इसी वजह से एक कारण ये भी बना कि जो अंग्रेज है उन्होंने क्या किया, मराठाओं पर आक्रमण किया था। लेकिन इसके अन्य कारण भी रहे थे। कुछ कारण तो देखिए उत्तराधिकार से भी संबंधित थे, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि किस प्रकार से उत्तराधिकार के लिए किसी ने मराठाओं में से संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ, और उसका भी नतीजा क्या था, ये प्रथम आंग्लीय मराठा युद्ध था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो अब हम थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि हमें कब तक पहुंचना है, 1775 ईस्वी तक पहुंचना है कि 1775 ईस्वी के अंदर जो पोजीशन है मराठाओं की वो भारत के अंदर किस प्रकार से बनी हुई है। तो देखिए इसके लिए हमें बात करनी होगी पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के युद्ध के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो पानीपत के युद्ध हैं वो 3 लड़े गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके बारे में, जो कि कब लड़ा गया था, 1761 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। अगर बात करें ये जो युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो एक तरफ तो थे देखिए मराठा और दूसरी तरफ कौन थे, अफगानिस्तान का शासक था, दुरानी एम्पायर का शासक था जिसका कि क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करें मराठाओं की तो इस समय जो मराठाओं का देखिए जो प्रधानमंत्री का पद था, जो सबसे बड़ा पद होता था उसको क्या बोलते थे, पेशवा पद के नाम से जाना जाता था। तो जब ये युद्ध हुआ था पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, तो इस समय काल के अंदर पेशवाओं के अगर मराठा पेशवा की बात की जाए तो वो कौन था, बालाजी बाजीराव पेशवा था। ठीक है, अगर बात करें युद्ध की तो अहमद शाह अब्दाली के साथ जो ये युद्ध लड़ा गया था इसके अंदर जो मराठाओं का नेतृत्व है वो किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। उसके अलावा उसका जो सेनापति था वो कौन था, विश्वास राव था। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन हो गया, अफगानिस्तान का शासक जिसका कि क्या नाम है, अहमद शाह अब्दाली। उसका साथ भारत से देखिए कौन कौन दे रहे हैं, एक तो दिल्ली का शासक हो गया जिसका कि नाम क्या है, शाह आलम सेकंड, और दूसरी तरफ जो अवध का नवाब है, सुजाउदौला। इन दोनों नामों से आप परिचित हैं। इन दोनों ने ही बाद में क्या किया था, 1764 ईस्वी के अंदर देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध, इन दोनों ने मिलकर जो उस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसका साथ दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़े थे। लेकिन ये बुरी तरह से उस युद्ध के अंदर पराजित हो गए थे। बाद में अंग्रेजों ने इन दोनों के साथ क्या कर ली थी, इलाहाबाद की संधि कर ली थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो इस युद्ध का नतीजा क्या निकला था कि जो मराठा है वो इस युद्ध के अंदर बुरी तरह से पराजित हो गए थे। जो अहमद शाह अब्दाली है उसने ये जो आक्रमण किया था ये लूटपाट के उद्देश्य से किया था। तो इस युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली है वो विजित हो जाता है, जीत गया था। इस युद्ध में मराठा जो है वो पराजित हो गए थे। तो ये युद्ध जो है ये मराठाओं के लिए बहुत ज़्यादा हानि वाला युद्ध था। इस युद्ध से मराठाओं को बहुत ज़्यादा धन की हानि भी उठानी पड़ी थी। उसके अलावा देखिए इनके अनेकों लोग भी मारे गए थे। यानी कि ये जो मराठा शक्ति है इस युद्ध के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इसके बाद मराठा जो है वो कुछ समय काल के लिए काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, और इसी कमजोरी का फ़ायदा भी किसने उठाया था, अंग्रेज़ों ने उठाया था। और इसी का नतीजा क्या निकला था, बाद में ये अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए थे वो इसी का ही नतीजा था। क्योंकि देखिए जो अंग्रेज हैं ना वो उनकी वो समझते थे कि हमारे जो साम्राज्य को बढ़ाने की देखिए जो आकांक्षा है, हमारी इच्छा है,
उसके अंदर जो सबसे बड़ी बाधा है वो कौन है उस समय काल के अंदर? मराठा ही है। इसलिए वो मराठाओं को पराजित करना चाहते हैं। तो देखिए जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर मराठाओं की बुरी तरह से हार हो गई और ये जो नेतृत्व करता है सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, ये दोनों मारे जाते हैं। अब ये जो हार का समाचार है ये पेशवा को सुनाया गया। जो पेशवा इस समय कौन है? बालाजी बाजीराव है। तो जब इनको ये इनकी पराजय का समाचार मिला तो इससे क्या हुआ, सदमे से जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो गई है 1761 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो माधवराव है मराठाओं में, उनको क्या किया गया, नया पेशवा नियुक्त किया गया। अब देखिए मराठाओं का नया पेशवा कौन हो गया? माधवराव हो गया। तो ये भी एक शक्तिशाली शासक था। ये जैसे ही पेशवा बना, इसने क्या किया, तेजी से दोबारा मराठा जो शक्ति है उसका विस्तार करना प्रारंभ किया। ठीक है, जो प्रदेशों को वो खो चुके थे या जो भी हानि हुई थी उसको दोबारा से प्राप्ति करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। कई नए प्रदेशों को विजित किया इन्होंने। और शक्ति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देखिए बाद में इन्होंने क्या किया था कि जो शाह आलम सेकंड है, जो कि दिल्ली का कौन है, मुगल बादशाह, इसको दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित किया। अब दिल्ली की गद्दी पर कैसे स्थापित किया, ये मैंने आपको बताया था कि जो बक्सर का युद्ध है उसके अंदर देखिए क्या हुआ था कि ये जो युद्ध हार गए थे, शाह आलम द्वितीय भी उसमें शामिल था, इसके साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी और इसको देखिए पेंशन पर रखा गया था। ठीक है, ये बादशाह वाला कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, पेंशन पर रखा गया था। लेकिन ये जो मराठा है जिसमें कि ये पेशवा हो गए माधवराव, इन्होंने क्या किया था कि जो ये शाह आलम है इसको दोबारा से मुगल गद्दी पर दोबारा से स्थापित करने का कार्य किया था। अब देखिए यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसके अंदर जो शाह आलम है उसने मराठाओं का साथ नहीं दिया था, जबकि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। लेकिन अब यही मराठा क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार की गति है उसको रोकने के लिए। ठीक है, ताकि भारत के अंदर एक केंद्रीय सत्ता बनी रहे और ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी शक्ति आकर हमारे जो साम्राज्य है, हमारा क्षेत्र है, उस पर अधिकार करे। तो इसी के चलते क्या हुआ, मराठाओं ने जो शाह आलम है उसको दोबारा से गद्दी पर बैठा दिया। ये सब चल ही रहा था कि 1772 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि ये जो नया पेशवा बना था माधवराव, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद देखिए जो अगला पेशवा बनता है वो कौन था? नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया गया। अब नारायण राव को जब अगला पेशवा बनाया गया तो माधव राव का भाई है एक, जिसका कि क्या नाम है, रघुनाथ राव। इसको हम रघोवा के नाम से भी जानते हैं। तो रघुनाथ राव जो है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो क्या चाहता था रघुनाथ राव? वो चाहता था कि भाई नारायण राव को पेशवा ना बनाकर क्या किया जाए, मुझे पेशवा बनाया जाए। लेकिन ये सब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि एक षड्यंत्र रचकर जो नारायण राव है इसकी हत्या करवा दी। अब नारायण राव की जैसे ही मृत्यु हुई वैसे ही ये जो रघुनाथ राव है इसने क्या किया, पेशवा पद की जो गद्दी है वो हड़प ली। यानी कि रघुनाथ राव जो है वो क्या बन गया, अब पेशवा बन गया। तो इसके पेशवा बनने से देखिए जो मराठाओं के दरबार में जो अन्य लोग भी थे, जिसके अंदर की नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि रघुनाथ राव के पेशवा बनने का विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि भाई ये पेशवा बने। तो इन्होंने क्या किया, देखिए जो नारायण राव का एक छोटा बेटा था जो कि नाबालिग था, उम्र काफ़ी कम थी, उसका नाम क्या था, माधव राव नारायण राव उसका नाम था। यानी कि इसको हम माधव राव सेकंड के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी कम उम्र है इसकी। तो इन्होंने क्या किया, नाना फडणवीस ने इसको पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। अब वो चूंकि देखिए ये माधव राव जो है वो एक छोटा बच्चा था, नाबालिग, प्रशासन को चलाने में वो समर्थ नहीं था। तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने मिलकर क्या किया कि एक परिषद बनाई। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं, बार भाई परिषद के नाम से जानते हैं। इस परिषद का गठन किया गया और क्या किया गया, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया गया इस परिषद के द्वारा। तो ये सब चल ही रहा था। देखिए जो अभी रघुनाथ राव है जिसको कि पेशवा की गद्दी से हटाया गया है, तो वो अभी भी असंतुष्ट है पूरी तरह से। वो नहीं चाहता कि जो माधव राव है वो पेशवा बने, माधव राव सेकंड। तो उसने क्या किया, उसने पेशवा बनने के लिए देखिए क्या किया कि जो अंग्रेज है उनके साथ हाथ मिला लिया। अब अंग्रेज देखिए जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसके पास में कौन सी प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है। वो वहाँ पर गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके साथ उसने क्या किया, रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की। तो सूरत की संधि हुई इन दोनों के बीच में 1775 ईस्वी के अंदर।
किस किस के बीच में हुई थी सूरत की संधि? एक तरफ तो है मराठाओं से रघुनाथ राव और दूसरी तरफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकारी। तो दोनों के बीच में संधि हुई। रघुनाथ राव ने ये कंडीशन रखी कि मुझे अगर आप पेशवा बनाओगे तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। पेशवा बनाने के लिए उसने क्या क्या दिया अंग्रेजों को? एक तो जो सालसेट और जो बसीन का क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के सालसेट और बसीन का क्षेत्र है, ये किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए कि इन जगहों पर आपका अधिकार रहेगा, जो मर्जी यहाँ पर कुछ भी करो। उसके अलावा देखिए जो सूरत और भड़ोच का क्षेत्र है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो इसमें क्या कहा उन्होंने, रघुनाथ राव ने, कि अगर देखिए मुझे आप वो बनाओगे पेशवा तो आपको मैं राजस्व वसूली का अधिकार भी दूंगा सूरत और भड़ोच से। तो अंग्रेज इस चीज़ से क्या हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने क्या कि संधि के बदले जो 2500 सैनिकों की टुकड़ी, उनकी अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी थी जिसके अंदर की 2500 सिपाही थे, वो किसको दे दी? रघुनाथ राव को दे दी। तो इस तरह से ये संधि हो गई इनके बीच में। तो अगला कदम देखिए क्या उठाया गया कि बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है उसने क्या किया कि मराठाओं पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण का उद्देश्य क्या था? सूरत की संधि की कंडीशन को पूरा करना और रघुनाथ राव को अगला पेशवा बनाना। अब देखिए आक्रमण होता है, ये अंग्रेज जो मराठाओं पर इस समय काल के अंदर जो आक्रमण करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको अर्रास का युद्ध कहते हैं, ठीक है, अर्रास का युद्ध। अगर बात की जाए कि अर्रास का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में। एक तरफ तो अंग्रेज हो गए और दूसरी तरफ मराठा। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि जो अंग्रेज है देखिए वो इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाते हैं। इस समय काल तक अंग्रेज जो है उनको मराठाओं की शक्ति का आइडिया नहीं है। इस समय तक वो मराठाओं के साथ कभी उलझे भी नहीं, ना ही कोई लड़ाई हुई है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो अधिकारी है वो क्या है, काफ़ी कम मात्रा में अपनी सेना लेकर गए थे। तो उसका नतीजा क्या निकला कि मराठाओं ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। तो इस तरह से ये मराठा क्या हो गए, अंग्रेज क्या हो गए, पराजित हो गए। तो देखिए अब ये बात जब है बंगाल प्रेसिडेंसी को पता चली, मैंने आपको बताया था ना कि अंग्रेजों की कौन सी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। जब पिछली क्लास हमने पढ़ी थी बक्सर के युद्ध के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जो वारेन हेस्टिंग है ना, उसके समय काल के अंदर 1773 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो वारेन हेस्टिंग है उसको बंगाल का क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और एक बात मैंने खासकर आपको बताई थी कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है किसके अंडर में ला दी गई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ला दी गई थी। यानी कि जो निर्णय बंगाल प्रेसिडेंसी करेगी ना, वही निर्णय बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मानना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना वो खुद से निर्णय ले रही है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अभी अभी संधि की, सूरत की संधि नारायण राव के साथ, जबकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उनके पास इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। 1773 के चार्टेड जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कहा गया था कि जो भी भारत के अंदर संधियां या फिर कोई भी नए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे तो वो कौन बनाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाएगी। और वो दोनों प्रेसिडेंसी जो बच गई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए मान्य होंगे वो निर्णय। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या किया, खुद से ही संधि कर ली। उसके अलावा अर्रास का एक युद्ध भी लड़ दिया। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब मद्रास प्रेसिडेंसी को ये बात पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि मराठाओं के साथ दोबारा से एक संधि की, ठीक है। किस किस के बीच में संधि हो रही है अब, बंगाल प्रेसिडेंसी और मराठाओं के बीच में। तो इस संधि को क्या नाम दिया गया, पुरंदर की संधि। मराठा ये नारायण राव नहीं, रघुनाथ राव नहीं, ये जो अन्य मराठा बच गए उनके साथ ये संधि हो रही है अंग्रेजों की, पुरंदर की संधि। तो इस पुरंदर की संधि में देखिए क्या क्या कंडीशन डाली गई। पुरंदर की संधि में जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसने माना कि जो माधव राव सेकंड है उसको पेशवा घोषित कर दिया, जबकि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो किसको बनाना चाहती थी पेशवा, रघुनाथ राव को। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी ने किसको घोषित किया, माधव राव को घोषित कर दिया। और इसके बदले में अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ, सालसेट जो द्वीप है वो प्राप्त हो गया अंग्रेजों को, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जो बंगाल प्रेसिडेंसी इनके बीच में विवाद की स्थिति बन गई कि भाई जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो क्या चाहती है, रघुनाथ को पेशवा बनाना चाहती है, जबकि बंगाल प्रेसिडेंसी ने पेशवा किसको घोषित किया, माधव राव को। तो इसी के चलते क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था, देखिए ये विवाद कहाँ पहुँच जाता है, ब्रिटेन के अंदर पहुँच जाता है।
तो ब्रिटेन के अंदर जो देखिए कंपनी की जो सर्वोच्च संस्था थी, जो सत्ता थी, उसने देखिए किसकी संधि का समर्थन किया? उन्होंने सूरत की संधि का समर्थन किया। ठीक है, ये बंगाल की प्रेसिडेंसी का समर्थन नहीं किया। सूरत की संधि जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने की थी, ब्रिटेन ने किसका समर्थन किया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस प्रकार का समर्थन क्यों किया गया, जबकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि 1773 में आया था, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया था कि जो भी निर्णय करने का अधिकार किसका होगा? बंगाल प्रेसिडेंसी का होगा। तो देखिए इसका कारण यही था कि जो अंग्रेज है इस समय काल तक, देखिए जो ब्रिटेन है ना, उसका शासन कई देशों में भी था। भारत के अंदर तो अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए जो अमेरिका वाला क्षेत्र है ना, अमेरिका है, यहाँ पर भी क्या था? अंग्रेजों का शासन था। तो ये जो साल है 1776 के आसपास तक, देखिए जो अमेरिका है वो ब्रिटेन से पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। ये ब्रिटेन है, ये अमेरिका हो गया, और नीचे क्या है? अफ्रीका, अफ्रीका। तो ये क्या करते थे? देखिए ब्रिटेन ब्रिटेन करता था, अफ्रीका से देखिए कच्चा माल उठाया जाता था। अफ्रीका से ब्रिटेन को क्या मिलता था? कच्चा माल मिलता था। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कपास लिया जाता था यहाँ से, अमेरिका से। तो कपास कहाँ से मिल गया? अमेरिका से मिल गया। तो कपास जैसे ब्रिटेन आ गया, तो ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण हुआ था, यहाँ पर नई नई मशीनें थी। कपास से क्या किया जाता था? यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था। अब वस्त्रों को देखिए उत्पादित करने के बाद कहाँ लाया जाता था? पास के देशों में निर्यात किया जाता था। तो उसके बाद जैसे यहाँ से कपड़े बनाए तो कहाँ पर आ गए? अफ्रीका के अंदर आ गए। तो यहाँ पर अपने माल को बेचकर क्या किया जाता था? अफ्रीका वाले क्षेत्र से सस्ते रुपयों में जो दास है यहाँ से खरीदे जाते थे। अफ्रीका से दास खरीदने के बाद वो कहाँ ले जाए जाते थे? अमेरिका तक ले जाए जाते थे। अमेरिका में जो कृषि वगैरह होती थी उसके लिए दास की आवश्यकता होती थी, तो उन दासों को सस्ते दाम पर कहाँ बेच दिया जाता था? अमेरिका में बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये एक गोल्डन ट्रायंगल बना रखा था ब्रिटेन वालों ने कि अमेरिका से कच्चा माल लिया, कपास ली, ब्रिटेन आया, ब्रिटेन से उन्होंने वस्त्र का उत्पादन किया, अफ्रीका चला गया। यहाँ पर कपड़ों को बेचकर जो भी मुनाफा हुआ उससे क्या है? सस्ते दास खरीदे, उनको क्या किया? अमेरिका भेज दिया। तो उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि 1774 से 76 तक क्या था कि जो अमेरिका है ना, वो स्वतंत्र होने के लिए प्रयासरत था ब्रिटेन से, और वो पूरी तरह से स्वतंत्र भी हो गया था। तो स्वतंत्र होने के बाद ये जो उन्होंने ब्रिटेन वासियों ने ये त्रिभुज बना रखा था, ये टूट गया। अब यहाँ से उनका व्यापार जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बुरी तरह से व्यापार प्रभावित हुआ। तो देखिए अब इनको क्या चाहिए? ब्रिटेन वालों को क्या चाहिए? इनको चाहिए वहाँ से कहीं से भाई सस्ता माल हमें मिल जाए। तो सस्ते माल यानी कि कपास के लिए अब इनको क्या दिखाई दे रहा है? कपास देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जो कि काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो वो उन्हें इस दृष्टि से काफ़ी फायदेमंद लग रहा है। तो इसी का ही नतीजा क्या था कि जो ब्रिटेन की जो संस्था है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने क्या किया कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जो संधि की थी, सूरत की संधि, उसको मान्यता दे दी, और बंगाल प्रेसिडेंसी ने जो संधि की थी, पुरंदर की संधि, इसको खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो समझ गए आप कि क्यों किया ब्रिटेन ने ये? तो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए ब्रिटेन में बताया कि भाई विवाद ब्रिटेन गया, और ब्रिटेन ने क्या किया कि जो सूरत की संधि थी इसको पूरी तरह से मान्यता दे दी। अब मान्यता देने के बाद जो वारेन हेस्टिंग है उसको भाई निर्देश दिए गए कि आप क्या करो? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए काम करो, जैसा वो कहते हैं उस प्रकार का काम करो। तो इस चीज़ से उत्साहित होकर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी है, उन्होंने क्या किया? दोबारा से मराठाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? तेलगांव का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1789 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब युद्ध कर दिया इन्होंने मराठाओं के साथ, तो परिणाम क्या निकला कि जो अंग्रेज है वो फिर से मराठाओं से पराजित हो जाते हैं। अंग्रेज पराजित हो गए। पराजित होने के बाद क्या किया इन्होंने? मराठाओं के साथ दोबारा से संधि कर ली, जिसको कि बडगांव की संधि के नाम से जाना जाता है, और कब हुई थी? 1780 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तेलगांव का युद्ध हारने के बाद जो अंग्रेज है उन्होंने बडगांव की संधि कर ली मराठाओं के साथ। उसके बाद देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी से जो वारेन हेस्टिंग है वो सेना लेकर निकलता है, और सेनाओं को दो टुकड़ियों में वो विभाजित करता है। एक सेना को तो भेजता है पुणे पर आक्रमण करने के लिए,
मराठा क्षेत्र है, और दूसरी को भेजता है ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए। तो जो सेना पुणे पर आक्रमण करने के लिए गई थी वो पूरी तरह से पराजित हो जाती है, लेकिन जो टुकड़ी ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए गई थी उसको विजय प्राप्त हुई, वो जीत जाती है। तो देखिए इसी समय काल तक क्या चल रहा है कि अंग्रेज जो है ना वो दूसरी तरफ देखिए जो मैसूर है वहाँ पर भी भिड़े हुए हैं, मैसूर के साथ भी क्या कर रहे हैं, वो आक्रमण कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए क्या होता है, इसी समय काल के अंदर अंग्रेजों का मैसूर के साथ जो युद्ध है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो दोबारा से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 80 से 84 ये युद्ध दोबारा प्रारंभ हो गया। तो अब जो है बंगाल प्रेसिडेंसी ये उस युद्ध के अंदर बिजी हो गई, अंग्रेज और मैसूर के युद्ध के साथ, और दूसरी तरफ युद्ध चल रहा है किनके साथ, मराठाओं के साथ। तो वारेन हेस्टिंग ने दिमाग लगाया कि अगर इस प्रकार से दो दो जगहों पर एक ही समय काल के अंदर युद्ध लड़े जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि जो अंग्रेज 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 क्या है, पराजित हो सकते हैं इस कारण से। ठीक है, एक तरफ मराठा भी शक्तिशाली और दूसरी तरफ जो मैसूर है जहाँ पर कि हैदर अली और टीपू सुल्तान है वहाँ से भी पराजित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया, अंग्रेजों ने काफ़ी कूटनीति का परिचय दिया और जो मराठे हैं उनके साथ संधि कर ली। संधि कौन सी कर ली, सालबाई की संधि हो जाती है इनके बीच में, जो कि 1782 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी। देखिए जब हम ये अंग्रेज मैसूर के युद्ध पढ़ते हैं तो प्रथम मैसूर युद्ध था, इसके अंदर हमने देखा था, पढ़ेंगे इसके बारे में कि देखिए जो अंग्रेज है उन्होंने मराठाओं को और निजाम को साथ लेकर क्या किया गया था, मैसूर पर आक्रमण किया। लेकिन मैसूर का जो शासक है हैदर अली, उसने क्या किया कि जो मराठे और जो निजाम है उनको अपनी तरफ मिला लिया था। अब मराठे जो हैं वो किसकी तरफ हो गए थे, मैसूर की तरफ हो गए थे और अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। अब जो दूसरा युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके अंदर क्या था, देखिए जो मराठा थे ना वो किसके विरुद्ध लड़े थे, वो लड़े थे मैसूर के विरुद्ध। और क्यों लड़े थे, वो इसलिए लड़े थे सालबाई की संधि कारण थी। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में सालबाई की संधि हो गई थी। तो संधि की एक कंडीशन ये भी थी, अगर कोई बाहरी शक्ति से हमारा भाई युद्ध होता है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों का जब देखिए मैसूर के साथ युद्ध चल रहा था तो जो मराठा है उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया और मैसूर पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से ये नतीजा निकला, ठीक है, उसका प्रथम आंग्लेय मराठा युद्ध का, कि इसमें क्या हुआ, दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई जिसको हम सालबाई की संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के अंदर क्या था कि देखिए जो माधवराव सेकंड है इसको पेशवा माना गया, माधवराव सेकंड को पेशवा माना गया। और जो रघुनाथ जो कि क्या कर रहा था, अपने उत्तराधिकार के लिए यानी कि षड्यंत्र रच रहा था, उसको बाद में पेंशन पर रखा गया। ठीक है, पेंशन पर भेज दिया गया। तो इस प्रकार से जो ये प्रथम आंग्लेय मराठा युद्ध है इसका अंत हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं कल जिसमें हम पढ़ेंगे जो दूसरा आंग्लेय मराठा युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।